नमस्कार साथियों, आप सभी का एसएससी एकेडमी बीकानेर में स्वागत है। जब से रेलवे में आरपीएफ की वैकेंसी आई है उसके बाद से लगातार मुझे बच्चे मैसेज करके कॉल करके एक बात पूछ रहे हैं कि सर आपका रेलवे में सिलेक्शन कैसे हुआ, आपने कैसे तैयारी की, आप कितने घंटे डेली पढ़ते थे, कौन सी किताबें पढ़ी आपने, मैथ्स कैसे तैयार की, रीजनिंग कैसे तैयार की, जीके जीएस कहाँ से तैयार किया और हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, वैकेंसी बहुत कम है, हम कितने घंटे डेली पढ़ाई करें, कहाँ कहाँ से पढ़ें, कौन सी किताबें पढ़ें। बहुत सारे मन में डाउट है लड़कों के। तो मुझे लगा कि एक वीडियो बना के सारी की सारी चीज़ें बता दूँ और मैंने सिलेक्शन के लिए क्या क्या किया वो सारी की सारी चीज़ें मैं आपको आज बताऊँगा। और मैं आपको उससे पहले एक बात बताना चाहूँगा कि मेरा रेलवे में सिलेक्शन हुआ उससे पहले 2016 में एक वैकेंसी आई थी CPO-SI की। CPO-SI की वैकेंसी आई थी 2016 में। मेरा ग्रेजुएशन के बाद पहला एग्ज़ाम था, फर्स्ट एग्ज़ाम था। फर्स्ट एग्ज़ाम में मेरा सिलेक्शन हुआ। ठीक है जी, पहले एग्ज़ाम में मेरा सिलेक्शन हुआ। वहाँ मैं जॉब करते हुए मैंने रेलवे की तैयारी की और रेलवे में मेरा सिलेक्शन हुआ। और मेरा सिर्फ सिलेक्शन ही नहीं हुआ, अच्छी रैंक से मेरा सिलेक्शन हुआ, वो भी अजमेर डिवीज़न में। ठीक है जी, अजमेर जोन में। तो अजमेर में सिलेक्शन होना इतना आसान है नहीं, बहुत हाई मेरिट जाती है, वहाँ मेरा सिलेक्शन हुआ। तो मैंने क्या रणनीति अपनाई वो सारी की सारी रणनीति आपके सामने शेयर करूंगा। ठीक है, रेलवे के लिए कोई कहे कि भाई दिन में 8 घंटे 10 घंटे पढ़ना जरूरी है, नहीं। सिलेक्शन के लिए मैं कहता हूँ 8 घंटे या 10 घंटे 12 घंटे पढ़ना जरूरी नहीं है। सिलेक्शन के लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको सही चीज़ें पढ़ना जरूरी है। ठीक है, रेलवे में सिलेक्शन के लिए मैं कहता हूँ डेली आदमी 3 घंटे पढ़े, अगर 4 महीने तैयारी करे तो भी रेलवे में सिलेक्शन हो सकता है। आप बोलोगे सर कैसी बात करें, बिल्कुल मैं सही बात कर रहा हूँ। मेरा जब रेलवे में सिलेक्शन हुआ कि मेरी नौकरी में मुझे 2 घंटे भी टाइम नहीं मिलता था डेली पढ़ने के लिए। 2 घंटे भी टाइम निकालना मुश्किल है। ये सब में कोई आपके जानकार है तो उनसे पूछना कि कितना टाइम मिलता है। 2 घंटे भी डेली टाइम निकालना मुश्किल होता था, लेकिन मैंने तैयारी की और मेरा अच्छी रैंक से सिलेक्शन हुआ। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सिलेक्शन के लिए ज्यादा देर तक पढ़ना या ज्यादा घंटे पढ़ना जरूरी नहीं है, अच्छी चीजें पढ़ना जरूरी है जो एग्जाम में आए। तो इन सारी की सारी चीजों पे आज अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, और सफलता के क्या क्या कारण है, कोई व्यक्ति सफल हो रहा है तो उसके क्या कारण है, और कोई व्यक्ति बार बार एग्जाम दे रहा है असफल हो रहा है तो उसके क्या कारण है। मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूंगा कि मेरी नौकरी 8 साल हो गई। ठीक है, और मेरे साथ में जो पढ़ते थे वो लड़के आज भी तैयारी कर रहे हैं, जबकि मैं आर्ट्स का स्टूडेंट हूँ और वो साइंस मैथ साइंस बायो पता नहीं क्या क्या ले रखा था, फिर भी वो नौकरी नहीं लगे। छोटे से छोटा एग्जाम दे के देख लिया। तो वो क्या कारण है जो सफलता के लिए जरूरी है, और वो क्या कारण है जो असफलता जिन लड़कों को बार बार असफल कर रही है। तो इन सारी की सारी बातों पे आज अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ये देखेंगे कि सफलता के क्या कारण है। कोई व्यक्ति सफल हो रहा है तो उसके पीछे क्या कारण है। चलो अपन शुरुआत करते हैं। ये मेरी फोटो देख रहे होंगे आप, तो ये फोटो मैं जब CISF में नौकरी करता था वहां की फोटो है। ठीक है, अब रेलवे में हूँ। चलो शुरू करते हैं कि सफलता के क्या कारण है। कोई व्यक्ति सफल हो रहा है तो उसके क्या कारण। सफलता का मेरा यहाँ मतलब है नौकरी लग रहा है तो उसके क्या कारण है। कोई व्यक्ति कम समय में नौकरी लग रहा है, कम समय में, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कोई व्यक्ति तैयारी कर रहा है। मेरी पहली जो सर्विस है वो 21 साल से पहले लगा, और कुछ लड़के तो ऐसे मान है जो 35 साल की उम्र में नौकरी लगते हैं, 30 साल की उम्र में नौकरी लगते हैं, उनका नौकरी लगने से क्या फायदा। ठीक है, तो कम समय में जो व्यक्ति नौकरी लगता है तो उसका क्या कारण है। ठीक है, तो अपने देखते हैं इसमें पहला कारण आता है मेरे हिसाब से स्टडी मटेरियल। स्टडी मटेरियल क्या है, जो आप किताबों की बात कर रहे हो ना कि सर हमें क्या पढ़ना चाहिए, वही स्टडी मटेरियल। कि आपका जो एग्जाम है, आपने जैसे अभी टारगेट सेट किया कि मुझे RPF का एग्जाम देना है। अब कुछ लड़के, इससे पहले मैं बात करूंगा वैकेंसी पे कि सर वैकेंसी कम है। अरे भाई वैकेंसी बहुत है, 4600, तो तुम्हें तो एक पोस्ट चाहिए। भारत में ईमानदारी से अच्छे तैयारी करने वाले 4600 लोग है ही नहीं। क्या बात कर रहे हो, मैं सही कह रहा हूँ। ठीक है ना, आप अच्छे से ईमानदारी से तैयारी करो तो सिलेक्शन हो जाएगा। तो कैसे तैयारी करें वो बताता हूँ। ठीक है, स्टडी मटेरियल क्या है, आपको मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा कि कोई व्यक्ति आपको यहाँ आके, मैंने जैसे आपको बता दिया यूट्यूब पे आके कि भाई आप कल ये बुक ले आओ और ये पढ़ लो, और आप धाधु शुरू कर दिया पढ़ना, बिना सोचे बिना समझे गधों की तरह आपने पढ़ाई स्टार्ट कर दी, है ना, तो आप नौकरी नहीं लगोगे। आपके रूम में बहुत सारी किताबों का ढेर है, इसका मतलब आप असफल इंसान हो। ज्यादा जिसके, मैं ऑफलाइन बैच में हमेशा बोलता हूँ कि जिसके रूम में ज्यादा किताबें हैं वो व्यक्ति नौकरी नहीं लग सकता, वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज है। आपको एक अच्छी बुक ले आनी है, गणित में तो अच्छी, रीजनिंग में तो अच्छी,
जीके जीएस में अच्छी, अब अच्छी बुक नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती है? आप यूट्यूब खोलो पे अच्छी बुक देखने के लिए हर यूट्यूब वाला अपनी बुक प्रमोट कर रहा है कि ये मेरी बुक ले लो, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, जबकि वो गलत बोल रहे हैं। उनको कोई पकड़ने वाला हो ना कि भाई हाँ तूने बोला था ना इससे बाहर नहीं आएगा, एग्जाम के बाद उनको कौन पकड़ता है? कोई नहीं पकड़ पाता है। ठीक है, तो आपको सबसे पहला तो स्टडी मटेरियल अच्छा सिलेक्शन करना बहुत जरूरी है। स्टडी मटेरियल आपने अच्छा सेलेक्ट कर लिया तो आपकी सिलेक्शन के मतलब 50% तो आपका सिलेक्शन हो ही गया कि आपने अच्छा स्टडी मटेरियल का चयन कर लिया। मैं आपको एक छोटी सी बात से समझाना चाहूंगा कि अगर 6 माह आपके पास तैयारी करने के लिए, 6 महीने आपके पास तैयारी करने के लिए, और अभी तक आरपीएफ का एग्जाम 6 महीने होगा नहीं, ठीक है, 6 महीने आपके पास टाइम है खुला, मैं कहूंगा 1 महीना आप जी जान लगा दो अच्छा स्टडी मटेरियल खरीदने में, अच्छा से अच्छा लेके आओ, कम से कम उसकी गुणवत्ता क्या होनी चाहिए, कम से कम भाई, कम से कम स्टडी मटेरियल हो और अच्छे से अच्छा स्टडी मटेरियल हो, दोनों चीजें होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि पूरे ही वो बीकानेर में गए बाबू बुक सेंटर से पूरी किताबें उठा के ले आए आरपीएफ की देखी, नहीं, कम से कम हो और अच्छे से अच्छा हो। अच्छे से अच्छा मतलब उससे बाहर कुछ ना हो और ज्यादा नहीं पढ़ना पड़े, पहली बात। और इसके लिए मैं एक चीज कहूंगा कि मिनिमम मटेरियल और मैक्सिमम रिवीजन आपकी सफलता की कुंजी होगी। कम से कम किताबें होनी चाहिए रूम में और उसको बार बार अंगुलियों पे होनी चाहिए, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। तो 6 महीने अगर आपके पास टाइम है तो 1 महीने आप स्टडी मटेरियल का चयन करने में लगा दो। बोला सर कैसी बात कर रहे हो? मैं सही कह रहा हूँ भाई, आज मैंने आपको बात बताई और आपने मेरी बात सुन के अंधाधुंध लग गए कल तैयारी करने के लिए गधों की तरह, और 6 महीने बाद पेपर हुआ, एग्जाम देने गए, कुछ नहीं आया, रोगे। इससे पहले 1 महीना आप किताबें लेके आओ, सर्च करो सारी चीजें, मैं वो भी बताऊंगा कौन सी किताबें पढ़नी है कौन सी नहीं। 50% आपके सिलेक्शन में अगर किसी चीज का योगदान है तो वो स्टडी मटेरियल का, बिल्कुल। अगर सही चीज आपके हाथ में है भाई, एक छोटा सा एग्जाम्पल है ना, अगर आपको किसी की गर्दन काटनी है ना, आपके पास तलवार जैसा हथियार है, धारदार हथियार है, वो तो सीधा चला जाएगा, आप थोड़ा सा मारोगे। अब आपके पास में पाइप है बड़ा सा, अब उससे कहेंगे गर्दन काट दो, गर्दन नहीं कटेगी, आप उसका सर फोड़ सकते हो, लेकिन गर्दन काटने के लिए आपके पास धारदार हथियार होना चाहिए। तो ये एग्जाम है ना गर्दन काटने जैसा है, ठीक है ना, तो इसके लिए आपके पास तलवार होनी चाहिए। तो तलवार के रूप में किताबें होनी चाहिए, कई बार जाके ऐसा नहीं गांव से उठा के तलवार ले आओ, है ना, किताबें अच्छी होनी चाहिए। ये स्टडी मटेरियल मिलता नहीं है हर किसी को अच्छा। दूसरी चीज होती है वो है सेल्फ स्टडी। बच्चे आज की तारीख में कोचिंगों पे, किताबों पे इतने डिपेंडेंट हो गए कि खुद पढ़ता ही नहीं है, यूट्यूब खोलेगा, जब भी खुद को पढ़ना है तो भी यूट्यूब खोलेगा। अरे भाई यूट्यूब से नौकरी नहीं लगोगे, बिल्कुल मैं सही बता रहा हूँ। मेरा सिलेक्शन हुआ बिना कोचिंग के, मैंने कोचिंग नहीं की, कोई यूट्यूब चैनल से मैंने कोई वीडियो नहीं देखा, और मेरा सिलेक्शन हुआ सेल्फ स्टडी। तो ये चीज है ना, ये बहुत जरूरी है। सेल्फ स्टडी आप नहीं करोगे तो आप नौकरी नहीं लगोगे, ये बात आप गांठ बांध लेना, ठीक है। और दूसरी बात रेगुलरिटी। लोग क्या करते हैं, आज आ गए जोश में आ गए, 2-4 दिन तैयारी की, 15 दिन तैयारी की, 15 दिन बाद में गांव चले गए, शादी है, कोई मर गया, कोई गांव में घर पे बुला लिया। भाई साहब ऐसे आप तैयारी करोगे तो नौकरी नहीं लगोगे। अब मैं आपको, मेरे से पूछते हैं कि सर आपके पास स्टडी मटेरियल कैसा था? मेरे पास स्टडी मटेरियल, मैं ईमानदारी से बताता हूँ, जब एनटीपीसी की वैकेंसी आई थी मैंने 1-1.5 महीना तो कम से कम 20 किताबों को तो रिजेक्ट किया कि नहीं, मेरे को किसी ने बोला ये बुक लेके आओ, मैंने कहा नहीं ये बुक अच्छी नहीं, मैंने उसको लेके आया, खरीदा, देखा, मैंने साइड में की, नहीं, मैंने कहा ये मेरे लिए काम की नहीं है। दूसरी बात रेगुलरिटी की मैं बात करूं, सेल्फ स्टडी तो करनी ही थी, रेगुलरिटी की बात करूं तो मेरे को छुट्टियां मिलती है साल में, ठीक है, घर आना था, घर पे प्रोग्राम भी थे, मैं घर नहीं आया। मैंने कहा नहीं, मुझे यहाँ से अगर दूसरी नौकरी में जाना है तो मेरे पास ये तैयारी करने के लिए सीमित समय है, मैं तैयारी करूंगा, घर नहीं जाऊंगा। छुट्टी भी नहीं ली, वहां बैठे बैठे डेली 2 घंटे पढ़ा जाता था, लेकिन मैं 2 घंटे पढ़ता था, ठीक है। घर आ जाऊंगा तो मुझे पता है 15-20 दिन यहाँ पर मौज मस्ती होगी, नहीं पढ़ पाऊंगा। तो रेगुलरिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। और सेल्फ स्टडी, लड़के आज की तारीख में सेल्फ स्टडी के नाम से नाटक कर रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, जाते हैं लाइब्रेरी में, पढ़ने के नाम से बैठे रहते हैं, आ जाते हैं, कुछ नहीं पढ़ते, बस यूट्यूब खोलेंगे, यूट्यूब से वो सर करवा देंगे, वो सर मैथ करवा रहा, वो रीजनिंग कर रहा। नहीं भाई, तेरा सिलेक्शन तभी होगा जब तुम सेल्फ स्टडी करेगा। तीसरी चीज आती है कि कोचिंग का क्या रोल है सर। मेरे हिसाब से जो बंदा अच्छी बुक्स खरीद ले और थोड़ा बहुत जिसका विवेक काम करता है, उसके लिए कोचिंग की कोई जरूरत नहीं है, खुद भी कर सकता है। लेकिन आज का ऐसा सिस्टम हो गया कि मेरिट थोड़ी हाई जाने लगी तो कोचिंगों की जरूरत भी है। तो ऑफलाइन या ऑनलाइन, अगर आपके पास में अच्छा ऑप्शन है ऑफलाइन का, तो मैं तो कहूँगा ऑफलाइन जरूर जाए।
ऑफलाइन से फायदा क्या है, ऑफलाइन में जैसे भी टीचर है 19-21 चलेगा। क्यों चलेगा पता हो, ऑफलाइन में आप रेगुलर क्लास में जा रहे हो, वहाँ टीचर आपके सामने हैं, डेली जाने से एक ऊर्जा बनती है, समझ आया, रेगुलरिटी बनेगी, और वहाँ बच्चे और तैयारी कर रहे हैं उनके पीछे। ऑनलाइन के बहुत बड़े नुकसान भी, ऑनलाइन में अगर पढ़ना है तो डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। डिसिप्लिन का मतलब ये है कि आपको क्लास देखनी है 1 घंटे की और आप यूट्यूब पे 3 घंटे खराब कर रहे हो, तो इसका मतलब आप फेल हो, समझ में आया। अगर ऑनलाइन भी पढ़ना है तो ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई नहीं, मुझे काम की चीजें पढ़नी है, 1 घंटा पढ़ना है तो 1 घंटे बाद यूट्यूब बंद होना चाहिए, ऑनलाइन पढ़ना है। और दूसरी बात, ऑनलाइन पे क्या है कि आज की तारीख में यूट्यूब पर टीचर नहीं है, यूट्यूबर ज्यादा है। यूट्यूबर की बात कहें तो कि यूट्यूबर पे कैसे करते हैं कि आ गए आपके सामने, भाई ये देखो मैं ऐसे क्वेश्चन उड़ा रहा हूँ, 1 सेकंड में उड़ा रहा हूँ। अरे भाई तू 1 सेकंड में उड़ा देगा, बच्चे से 1 सेकंड में क्वेश्चन नहीं उड़ते। तो इन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि भाई मुझे पढ़ना है तो कैसे टीचर से पढ़े। अच्छे टीचर का सिलेक्शन बहुत जरूरी है। आपने ऐसा टीचर देख लिया जो आपको गोल गोल बातें घुमा रहा है, आपके लग रहा है कि ये टीचर, इससे अच्छा तो कोई टीचर है ही नहीं, लेकिन वो बातें वैसी बता रहा है, वो आपको वो चीजें पढ़ा रही है जो एग्जाम में आएगी नहीं, तो आपके क्या काम का वो टीचर। आप उस टीचर से पढ़े जिससे एग्जाम में पर्सन डायरेक्ट आए। ठीक, 3 चीजें हो गई कि कोचिंग के रोल क्या है, और कोचिंग का अगर अच्छा ऑप्शन है तो आपको करनी चाहिए। कोचिंग से क्या फायदा है कि कोचिंग अगर अच्छी है, पढ़ाने वाले अगर अच्छे हैं, जिनको नॉलेज है, खुद अगर उस रास्ते पे चले हुए टीचर हैं। अब कोचिंग तो ऐसे लोग भी पढ़ाते हैं जो कभी एग्जाम हो गए ही नहीं, और वो बोलते हैं कि आपको 2 महीने में सिलेक्शन दिलवा देंगे। अरे भाई तू खुद क्यों नहीं हुआ, ठीक है ना। तो सबसे बड़ी बात यह कि कोचिंग में ऐसे लोग हैं कि जो कभी इस खुद का सिलेक्शन हुआ है, तो आपको लगता है कि ये बंदा मेरा सिलेक्शन करवा सकता है, तो उस पर भरोसा एक बंदे पे जरूर करें, और उस पर भरोसा करोगे तो वही आपको सारी चीजें ये देगा स्टडी मटेरियल, उसी को बार बार पढ़े, दूसरी चीजों पे नहीं भटके। और चौथी चीज है सबसे इंपॉर्टेंट कि मोटिवेशन या डिसिप्लिन। अब आज मैंने आपको मोटिवेट कर दिया, या कोचिंग में गया आपको टीचर ने मोटिवेट कर दिया, आज बस 10 घंटे पढ़ूंगा, आज जाके घर 4-5 दिन 10 घंटे पढ़ लेते हो, 5वें दिन तुम्हारी हवा निकल जाती है, गए घूमने गांव, 10 दिन वापस नहीं आए। तो मोटिवेशन से आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। मोटिवेशन से आप तैयारी शुरू कर सकते हैं बस। अगर सिलेक्शन लेना है तो भाई साहब डिसिप्लिन, अनुशासन बहुत जरूरी है। डेली भले ही तुम 3 घंटे पढ़ो, 2 घंटे पढ़ो, 2.5 घंटे पढ़ो, लेकिन पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ कोचिंग में आता हूँ तो मेरा एक ही चीज है कि अनुशासन होना बहुत जरूरी है। अगर अनुशासन बच्चों में नहीं है तो मैं बच्चों को भगा देता हूँ। तो मुझे यह कहते थे फौजी माइंड का आदमी, बिल्कुल फौज में अनुशासन सीखा है। तो अनुशासन बहुत जरूरी है। अनुशासन क्या है, अनुशासन आपको बांधता है कि भाई मुझे डेली दिन में 3 घंटे पढ़ना है तो पढ़ना ही है, कुछ भी हो जाए 3 घंटे पढ़ना है। ऐसा नहीं है घर पे शादी आ गई, कोई मामा आ गया, फलाना दिखड़ा, किसी की शादी है, छोटा मोटा रिश्तेदारी है, जा रहे हैं 5 दिन, नहीं, तो वो आपको सफलता में कहीं ना कहीं बाधा है, ठीक है भाई। तो मोटिवेशन जरूरी है या डिसिप्लिन, तो मैं कहूँगा डिसिप्लिन जरूरी है, ठीक। तो ये तो है सफलता के बड़े बड़े कारण कि अगर जिस व्यक्ति के पास ये 3-4 चीजें हैं तो वो व्यक्ति सेलेक्ट हो जाएगा आसानी से। और असफलता के क्या कारण है जो कि तुम्हारे हाथ में पड़े अभी, है ना, उन चीजों को अपन जरूर डिस्कस करेंगे। सफलता के लिए भी पता है, असफलता के पता नहीं। जो असफलता के कारणों में सबसे बड़ा आता है मोबाइल का। मोबाइल का बहुत बड़ा योगदान है तुम्हारी बर्बादी में, ठीक है। मोबाइल का ये योगदान है कि आप अगर रील देखना शुरू कर दो इंस्टाग्राम पे तो आपका 2 घंटे 3 घंटे कब गुजरे आपको पता ही नहीं चलेगा। आपने टेलीग्राम पे किसी से चैट करने लग गए, इंस्टा पे किसी को चैट करने लग गए, 2-3 घंटे कब निकल गए आपको पता ही नहीं चला। आप मैसेज करते ही जा रहे हो इंस्टाग्राम फेसबुक पे, लेकिन आपको कोई रिप्लाई करे ना करे, लेकिन आप लगातार कर ही रहे हो, ठीक है ना। तो ये मोबाइल आपका है ना बहुत बड़ा बर्बादी का कारण है, इस पे कंट्रोल करो जरा, ठीक, पहली बात। दूसरा है सोशल मीडिया, वो बात आ गई मोबाइल के अंदर। मोबाइल, अपने मोबाइल का यूज ही है क्या सोशल मीडिया। बिना सोशल मीडिया के तो हमारा मोबाइल क्या काम का है, कोई काम का है नहीं। हमारा तो मोबाइल सिर्फ जैसे फेसबुक और इंस्टाग्राम और यही चलाने के लिए, ये यूट्यूब, ठीक है। तो ये आपकी रील जो है ना, ये अच्छा खासा आपका बर्बादी का कारण बनेगी, ये बात याद रखना, ठीक है। तो इस पे एक पहली बात तो कंट्रोल करो, ठीक। दूसरी बात, अच्छा ये जो चैट वैट है ना, इससे अच्छा है कि 2 मिनट किसी से बात करनी है ना, आपकी कोई फ्रेंड है कि लड़का है कि लड़की है, कोई भी हो, उससे 10 मिनट फोन पे बात कर लो, घंटा पर बात कर लो। लेकिन भाई साहब में जो रील वाला ये सीन है ना, मैसेज वाला, इससे छुटकारा पाओ, ठीक है। ये बर्बादी का सबसे बड़ा कारण है। दूसरी चीज यूट्यूब, इसने बच्चों का बेड़ा गर्क कर रखा है।
YouTube का मैं कहूँगा जब तक पढ़ाई करो तब तक इस YouTube से सावधान हो जाओ, ये तुम्हारे लिए बहुत घातक है। बोलो कैसे सर, इससे तो हम पढ़ रहे हैं। अब पढ़ रहे हो अच्छी बात है, 100 में से 10 टीचर अच्छे हैं जो अच्छा मटेरियल दे रहे हैं, जो आपकी सफलता में 100% आपका योगदान दे रहे हैं। 100 में से 90 लोगों को पता है क्या रणनीति है उनकी? ये रणनीति है कि अच्छी से अच्छी चीजें बच्चों को दिखाएं ताकि बच्चों को लगे इससे अच्छा तो कोई टीचर है ही नहीं। लेकिन जब पेपर होता है तब वही बच्चे रोते हैं, जो आप बच्चे को बता रहे हो वो आ ही नहीं रहा एग्जाम में। आप आसान चीजें बता रहे हो, बच्चे को उन चीजों से परिचित नहीं करा रहे हो जो एग्जाम में आ रहा है। तो भाई ऐसे टीचरों से, ऐसे यूट्यूबरों से सावधान रहो। पहली बात, अच्छे लोग पढ़ा रहे हैं, यूट्यूब पर भी अच्छे लोग पढ़ा रहे हैं, लेकिन आपके पास में ये क्षमता होनी चाहिए अच्छे लोगों का सिलेक्शन करने का, ठीक है। तो यूट्यूब, इसके अलावा दूसरे फालतू में राजनीति के वीडियो देखते हैं लोग। मैंने बच्चे देखे लाइब्रेरी में जाते हैं पूरा दिन, कोई लाइब्रेरी वो बना रहा है राजनेताओं पर वीडियो, वो देख रहे हैं, कोई क्या देख रहे हैं। तो भाई ये यूट्यूब है ना, इससे थोड़ा सा सावधान हो जाओ। तीसरी चीज, लाइब्रेरी, भाई ये भी तुम्हारी असफलता में अच्छा खासा योगदान देती है। सर बोलोगे कैसी बात कर रहे हो? मैं बात ठीक कर रहा हूँ, पूरी होशोहवास से कर रहा हूँ। बोला सर ये तो पढ़ने की सबसे अच्छी जगह, बिल्कुल सबसे अच्छी जगह, लेकिन मेरी नज़र में सबसे अच्छी जगह बर्बादी की। बोला सर कैसी बातें कर रहे हैं? मैं बात सही कर रहा हूँ और मेरी बात को गौर से सुनना। लाइब्रेरी जो बच्चे जाते हैं, पढ़ते भी हैं, लाइब्रेरी से सिलेक्शन भी लेते हैं, वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 90% बच्चे ऐसे हैं जो यहाँ पर जाके बर्बाद होते हैं। वो कैसे? सुनना जरा। लाइब्रेरी में आप जाते हो, तैयारी करने जाते हो। अब सुबह आपको लाइब्रेरी जाना है 8 बजे, है ना, 9 बजे जाना है। अब आप रूम अगर आपके पास है, वहां पे आप अकेले रह रहे हो या 2 जने रह रहे हो, वहां आपसे नहीं पढ़ाया जा रहा है, वहां आप नहीं पढ़ पा रहे हो, 2 जने रह रहे हो, वहां से आपसे पढ़ाई नहीं जा रहा है। लेकिन लाइब्रेरी में 50-60 आदमी बैठे, वहां आप पढ़ लेते हो क्योंकि वहां शांत माहौल है ना, यही बात है। लेकिन भाई मैं नहीं मानता इस बात को। कैसे नहीं मानता? मैं खुद भी लाइब्रेरी में गया हूँ 8-10 दिन, और मैंने जो अनुभव किया वो बात आपको सामने साझा करता हूँ। अच्छा, आप कल से ये देख लेना, आपका एक रूम है बड़ा सा, ये रूम है बड़ा सा, इसमें लाइब्रेरी है, सीटें लगी हुई है सारी, यहाँ पे एक गेट है ना, पूरा रूम है, इस लाइब्रेरी की सीटें बनी हुई सारी जगह, ठीक है। अब यहाँ पर गेट, अच्छा यहाँ पे एक गेट के अंदर कोई लड़का आया, एंटर किया, गेट खोला उसने। मैं कहता हूं कि इस लाइब्रेरी में बैठे हुए 50 के 50 आदमियों का ध्यान इस लड़के पे जाएगा। इसने गेट खोला और 50 के 50 लड़कों का इस लड़के पे ध्यान गया। 50 जो भी यहाँ पढ़ने वाले स्टूडेंट थे, और वो क्या सोचेंगे, भाई कोई आया अच्छा साथ में, है ना। जबकि लड़के को देखा तो तुम्हारे क्या बोलते हैं, मट तो मर ही गए कि भाई मजा नहीं आया, है ना, कोई सुंदर सी लड़की दिख जाती, है ना, इसी नीयत से जाते हो ना। मैंने देखा है लड़कों को, मैंने पूछा भी है, और वो लड़के जब मैं क्लास में ये बात करता हूँ तो खूब हंसते हैं। बोला सर ये तो हमारे मन की बात आपने कैसे छीन ली। भाई ये सच्चाई है, लाइब्रेरी में नहीं, ये कहीं भी। भाई अब मैं नहीं मानता कि ये लाइब्रेरी में तुम जाते हो तुम इस नीयत से, नहीं। मेरी बात सुनो, आप अगर कमरे में बैठे हो, 4 जने हो, बहुत सीरियस मुद्दे पे, घर के आप 4 लोग बात कर रहे हो, भाई सगे बात कर रहे हो, है ना, इतने बीच में कोई आप बाहर से आए और आपके रूम का गेट खुले, तो आपका ध्यान नहीं जाएगा क्या? जाएगा यार। तुम कोई महावीर और बुद्ध थोड़ी हो कि तुम्हें दुनिया से फर्क ही नहीं पड़ रहा है। हम इंसान है नॉर्मल, हमारा ध्यान जाएगा। तो इससे कैसे बचे भाई? ये अगर दिन में 50 लड़के, ये तो आते जाते रहेंगे लड़के लड़कियां, तुम्हारा ध्यान तो पूरा दिन इधर ही जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, डेटा फ्री है, वहाँ पूरा दिन यूट्यूब चलता रहता है, लड़के मूवी देखते हैं, कुछ लोग रोटी खा लेते हैं, यहाँ तक गले तक, वहाँ लाइब्रेरी में बढ़िया एसी लगी होती, जाके सो जाते हैं। ये तुम लाइब्रेरी में बोला 10 घंटे पढ़ रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ कि मेरे साथ जब एनटीपीसी का पहला पेपर 12-13 लड़कों का पास हुआ था, ठीक है ना, 12-13 लड़के थे जिनका एनटीपीसी का पेपर था, और वो डेली 10 घंटे बोला हम लाइब्रेरी में जाके पढ़ रहे। अपन डेली 2 घंटे पढ़ते थे, रूम में बैठ के पढ़ते थे, अकेले बैठ के पढ़ते थे। मेरा सिलेक्शन हुआ इन 13 में से एक का भी नहीं हुआ। तो भाई लाइब्रेरी में 10 घंटे पढ़ के वो क्या करते, झक मार रहे थे। तो लाइब्रेरी अच्छा खासा बर्बादी का कारण है, ध्यान रख लेना। अगर आपसे भी अगर ऐसी चीजें हो रही है तो लड़के लाइब्रेरी, अगर तुम लाइब्रेरी पढ़ने जा रहे हो तो ना यार, पढ़ना तो मतलब ब्रह्मचर्य का पालन, पहला जीवन यही है, 25 साल तक बढ़िया से पढ़ो। और तुम तो बेटे सुबह तैयार होकर सेंट सूट लगाकर जैसे किसी की बारात में जा रहे हो, बैग टांग के, अंदर भले किताब हो ना हो, बन ठन के जा रहे हो। किसको दिखाने जा रहे हो, क्या दिखाने जा रहे हो? अरे सुबह उठना यार 5-6 बजे बढ़िया से 3-4 घंटे पढ़ लेता। अब 9 बजे लाइब्रेरी जा रहा है, उससे पहले 2 घंटे तो तुम मेकअप लगा के तैयार हो रहा है।
तो इन चीज़ों से ध्यान रखना। लाइब्रेरी को मैं इसलिए फेवर नहीं करता हूँ, मैं तो कहता हूँ अगर जिसके पास रूम है और वो रूम में बैठ के अगर 2 घंटे पढ़ सकता है, 3 घंटे पढ़ सकता है, रूम में जो बंदा 3 घंटे बैठ के अगर सेल्फ स्टडी कर सकता है अकेला, वो लाइब्रेरी में 10 घंटे पढ़े हुए के बराबर नहीं, उससे ज़्यादा है। तो इसलिए ध्यान रखना। मैं कहता हूँ कि नौकरी लगने के लिए रेलवे जैसे, एसएससी के जैसे, मैं खुद लगा हूँ, रेलवे में भी लगा, एसएससी में भी लगा, और राजस्थान जैसे एग्जामों में, इनमें अगर नौकरी लगना है तो आप ईमानदारी से डेली 3 घंटे पढ़ लो। 6 महीने में अगर नौकरी नहीं लगो तो मेरे पास आ जाना। 6 महीने बहुत कह रहा हूँ, 4 महीने में भी लोग लग जाते हैं। आपको मैं बोल रहा हूँ 6 महीने में जैसा भी दिमाग, कमजोर से कमजोर दिमाग वाला भी लग जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें होगी सफलता और असफलता के कारण। अब अपने डिस्कस करते हैं कि अपने को कैसे तैयारी करनी है। अपन क्या करें कि अपना सिलेक्शन हो जाए, दुनियादारी को छोड़ो। और मैंने क्या किया वो बातें बताता हूँ। पहली बात है कि सिलेक्शन की प्रक्रिया क्या है। तो इसमें जो आरपीएफ का, इसमें पहले आपका पेपर होगा, 120 क्वेश्चन आएंगे, 120 क्वेश्चन आएंगे और 120 एक नंबर होंगे। ठीक है, मार्क्स होंगे। ठीक है, तो इसमें जो भी पास होगा उसका फिजिकल होगा। ठीक है, फिजिकल होने के बाद में जो फिजिकल में पास होगा उसका मेडिकल होगा। पहले पेपर, उसके बाद फिजिकल, इसके लिए 20 गुना जैसे लड़कों को पास कर देंगे। उसके बाद में मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद में आपका मेरिट निकलेगा, और मेरिट में जिसका सिलेक्शन होगा वो फाइनल सिलेक्शन कहा जाएगा। मेरिट के टाइम में, उससे पहले मेडिकल के टाइम में आपसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाते हैं। ठीक है, ये तो सिलेक्शन का प्रक्रिया है, ये बहुत सारे यूट्यूब वाले बताते हैं, इससे कोई लेना देना नहीं। अब अपने आते हैं आगे चीजों पर। अपने यहाँ की सिलेबस क्या है, इस पर डिस्कस करना बहुत जरूरी है। भाई गणित है, इसके 35 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग के 35 क्वेश्चन आएंगे, और जीके जीएस, जीके प्लस जनरल साइंस है ना, इसके कितने आएंगे, 50 क्वेश्चन आएंगे। टोटल 120 क्वेश्चन है, और ये 120 ही मार्क्स है, नंबर 120 के हैं। ठीक है, तो ये है अपने लिए मेन, इन पे क्या क्या काम करना चाहिए। भाई मैं सबसे पहले तो बात आपको ये बताऊंगा कि गणित में अंक गणित ही है, आपके पास एडवांस गणित तो है ही नहीं। ठीक है, एक आधा चैप्टर है मेंसुरेशन वगैरह, बाकी एडवांस का है नहीं मेंसुरेशन। यानी कि जिस बच्चे ने अभी जीडी का एग्जाम दिया था, जीडी की गणित और इसकी गणित में 1% भी फर्क नहीं है, रत्ती पर भी फर्क नहीं है। जो चीजें आपकी जीडी में थी वही चीजें यहाँ पे आएगी, थोड़ा सा लेवल उससे थोड़ा सा ऊपर देखने को मिलेगा। ठीक, रीजनिंग की बात करें, भाई जो रेलवे की जो रीजनिंग है ना, वो रीजनिंग आपकी एसएससी की रीजनिंग से हाई लेवल की आती है। बैंक की एक रीजनिंग है, एक रेलवे की है, एक एसएससी की है। तो एसएससी की रीजनिंग मैं मानता हूँ नॉर्मल से नॉर्मल है, उससे अच्छी भी रीजनिंग रेलवे में आती है, और उससे अच्छी रीजनिंग आपकी बैंकिंग में आती है। तो रीजनिंग में ध्यान रखना कि रेलवे में रीजनिंग थोड़ी ठीक ठाक आती है। जीके जीएस की बात करें तो सबसे बड़ा पोर्शन तो यही है बच्चों का कंफ्यूजन कि सर हम जीके जीएस कहाँ से तैयार करें, इसमें क्या क्या आता है। भाई साहब जीके में आपका हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, प्लस में आप करंट अफेयर कर दो, साइंस है, तो कितनी चीजें होगी, 1 2 3 4 5 6 सब्जेक्ट हो गए। 6 सब्जेक्ट आपके जीके में है। भाई साहब क्या क्या पढ़ोगे बताओ, और 50 क्वेश्चन आने, मतलब हर सेक्शन से कितने आएंगे, 7 8 9 क्वेश्चन आएंगे, इससे ज्यादा आने नहीं। ठीक है, तो ये जीके वाला पोर्शन है। अगर आपने इसमें बहुत सारी ऊर्जा लगाई तो भी आप फेल हो जाओगे, अगर इसको छोड़ दिया तो भी फेल हो जाओगे। इस जीके के लिए बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, गणित की बात करें तो गणित में अभी जो मैं आगे बात करूंगा, गणित में जो सिलेबस है इसमें लगभग आप मान के चलना कि 12-13 टॉपिक है, 13 ही टॉपिक है टोटल मेरे हिसाब से। मतलब जो टॉपिक बनते हैं, वैसे तो नाम तो कई लिख रखे हैं लेकिन टॉपिक 13 बनते हैं, और हर टॉपिक से लगभग 3-4 क्वेश्चन आते हैं हर टॉपिक से। तो इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है कि गणित में एक भी क्वेश्चन छूटे ना, और लेवल भी नॉर्मली आता है। रीजनिंग में भी सेम ऐसे ही प्रक्रिया, रीजनिंग भी नॉर्मल आती है, बढ़िया से पढ़नी है। इन दोनों में तो कुछ भी नहीं छूटे, और जीके में ज्यादा से ज्यादा नंबर खींचोगे तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। तो अब आती है बात कि हम क्या क्या पढ़े, कौन कौन सी बुक्स पढ़े। बुक्स की मैंने लिखा है। अब आती है पहली बात जीके की, है ना, जीके प्लस जीएस। मैं तो आपको ईमानदारी से बताऊंगा, मैंने कोई कोचिंग नहीं पढ़ी थी। मैंने कौन सी बुक पढ़ी, मैं ईमानदारी से बताता हूँ। एक लुसेंट की जो बुक आती है सामान्य ज्ञान नाम से, पतली से पतली, मैंने साइंस भी वहां से पढ़ा, मैंने हिस्ट्री भी वहां से पढ़ा, मैंने ज्योग्राफी भी वहां से पढ़ा, पॉलिटी, सारी चीजें, इकोनॉमिक्स मैंने वहीं से पढ़ी। तो इसमें मैंने वहां से लुसेंट पढ़ी। ठीक है, तो मैं आपको कहूंगा कि अगर आपके पास लुसेंट की बुक है, वो कितने 120 रुपए की आती है, उसको पढ़ो और उस
उससे बाहर तो कुछ नहीं आएगा। लेकिन मजे की बात है कि लूसेंट पूरी नहीं पढ़नी है, इसमें मात्र 40% पढ़नी है। अगर आपने लूसेंट को 40% पढ़ लिया और 60% लूसेंट पूरी याद होगी नहीं, मर लो तो भी, लूसेंट 40% पढ़ना है और 60% छोड़ना है। आपके सामने बड़ा चैलेंज क्या है कि सर हम 60% जो छोड़ना है, 60% वो कौन सा छोड़ें, ये आपको पता करना पड़ेगा। ठीक है, मैं कह रहा ना 1 महीने तक यही काम किया कि 60% छोड़ने वाला, 40% लूसेंट को छांट के अलग किया कि इसी में से आएंगे। और मैं आपको बता देता हूँ कि मेरे 50 क्वेश्चन आए थे जीके जीएस के, 50 जीके जीएस के आए थे, उसमें मेरे 43 क्वेश्चन किए थे, 43 के 43 सही। अब देख लो आप, 5-6 मेरे करंट अफेयर के क्वेश्चन मेरे को आ नहीं थे, मैंने छोड़ दिए। 1-2 ही क्वेश्चन मेरे गलत हुए और एक भी लूसेंट से बाहर नहीं आया था। पहली बात आपको ये बता दो, दुनिया भर के लोग बताते वो बुक पढ़ लो, वो पढ़ लो, तुम देख लेना लूसेंट का जो एडिशन है ना, वो आज से 4 साल पुराना आप उठा लेना और एनटीपीसी के पेपर हुए थे वो उठा लेना, आपको 1% उससे बाहर नहीं मिलेगा। लूसेंट की किताब जीके जीएस के लिए सफिशिएंट है, ठीक है, उससे बाहर कुछ मत पढ़ो, पहली चीज। अब आते हैं जीके जीएस के लिए हो गया, अब आते हैं मैथ और रीजनिंग कि सर मैथ में क्या पढ़े। अब यहाँ पर बच्चों को भरमाइश किया जाता है। मैथ का जैसे मैं टीचर हूँ, मैं बोल दूँ मेरे नोट्स पढ़ लेना, रीजनिंग का टीचर है बोलता मेरे नोट्स पढ़ लेना, नहीं भाई, ऐसा सिलेक्शन नहीं होगा। कुछ बोलते किताबें बेचने कि आरपीएफ के जो पुराने प्रीवियस ईयर है वो पढ़ लेना, उससे सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं भाई, इससे सिलेक्शन नहीं होगा। मैथ में अगर एक चैप्टर आपने मिलाया है तो एक चैप्टर में कम से कम आपको 200 से 250 क्वेश्चन आपको मिलाने पड़ेंगे भाई। 200 से 250 क्वेश्चन नहीं मिलाओगे तब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अब कोई यूट्यूब पे आ गया, ज्यादा से ज्यादा 40, 50, 60 क्वेश्चन आपको यूट्यूब पे वो करवा देगा और बोला इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। टाइप वही होंगे, उससे बाहर कोई टाइप नहीं होंगे। लेकिन आप अगर 200 से 250 क्वेश्चन हर चैप्टर से नहीं मिलाओगे तो आप सिलेक्शन, और मैथ में आप 35 में से 30-32 नंबर लाना चाहते हो तो आपको इतने क्वेश्चन मिलाने पड़ेंगे हर चैप्टर से। ठीक है, अब कुछ लोगों को पता नहीं होता है, वो क्या बोलते हैं कि भाई साहब मैथ में आप प्रीवियस ईयर जितने भी हैं एसएससी वगैरह के वो सारे पढ़ लो। अब भाई साहब एसएससी के प्रीवियस ईयर तो यार 18,000 लगभग हो गए, 18,000 भी प्लस हो गए। 18,000 लड़का प्रश्न पढ़ पाएगा? नहीं पढ़ पाएगा, मर जाएगा तो भी उसका मन ही उठ जाएगा, नहीं कि अपने बस की बात है नहीं। कम से कम चीजें पढ़नी है, ठीक है, कम से कम कहाँ चीजें मिलेगी। मैंने देखा है कि एसएससी में जब से ये ऑनलाइन एग्जाम हुए, अब जैसे जीडी में पिछली बार 76 शिफ्ट में पेपर हुए थे, 76 शिफ्ट में पेपर हुए थे, तो हर शिफ्ट में 20 क्वेश्चन आए, तो यानी कि एक ही जीडी के गणित के क्वेश्चन एक शिफ्ट में 20 क्वेश्चन, तो 1520 क्वेश्चन तो गणित के हो गए। तो अब एसएससी वालों के किताबें लिखने वाले जितने भी मास्टर हैं उनके सर से ऊपर होकर बात जा रही है कि हम टाइप वाइज कैसे करें। तो सबसे बड़ा चैलेंज है कि आज की तारीख में गणित और रीजनिंग की अच्छी बुक नहीं है कोई मार्केट में, ये आपके सामने बड़ा चैलेंज है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कोई अच्छी बुक होगी मेरे सामने आएगी, और मैं खुद डेली 8-8 घंटे प्रयास कर रहा हूँ गणित को अलग से समराइज करने का, लेकिन उसके लिए टाइम लगेगा। मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी कोई गणित या रीजनिंग की मेरे सामने ऐसी बुक दिखी तो आपके सामने मैं उसी दिन वीडियो लेके आऊंगा, ठीक है। और भगवान किया तो मेरी खुद की अगर बुक बन गई, मैं कह रहा हूँ कि गणित और रीजनिंग में चैलेंज क्या है कि गणित और रीजनिंग के एसएससी और रेलवे की दुनिया में एक ही साल में लगभग 5,000 प्रश्न आ रहे, नहीं मतलब 5,000 प्रश्न आ रहे, और 5,000 प्रश्न आ रहे, मैं कह रहा हूँ जीडी के 1500 प्रश्न हो गए, समझ लो आप। रेलवे के ऐसे पिछली बार करीब 2,000-2,500 प्रश्न रेलवे के, तो आप सोच लो कि 1,500 प्रश्न जीडी के हो गए, तो कैसे जो किताब लिखने वाला है वो टाइप वाइज करे, और टाइप वाइज नहीं करे सीधे के सीधे छाप के देते तो बच्चे से पढ़ा नहीं जाता, मटेरियल बहुत ज्यादा हो जाता। तो गणित और रीजनिंग का सबसे बड़ा चैलेंज है। और हम जब तैयारी करते थे उस समय तो एसएससी के प्रीवियस ईयर आते थे, वो बहुत छोटे थे, उस समय कम क्वेश्चन थे, अच्छा था, ठीक। तो ये तो हो गया आपकी बुक्स का बात। करंट अफेयर की बात है तो करंट अफेयर मैं कहूंगा अभी कुछ मत पढ़ो, और जो डेली पढ़ते हैं कुछ लड़के घंटा घंटा पता नहीं कौन सी दुल्हा दुल्हन ये वो, भाई साहब मैं हाथ जोड़ के करूंगा विनती आपसे कि जो ये घंटा घंटा जो करंट अफेयर डेली पढ़ते हैं वो मत पढ़े प्लीज। आपसे बड़ा बेवकूफ इंसान दुनिया में कोई नहीं है। जब तो मैंने ये बोला कि आपकी असफलता में सबसे बड़ा योगदान किसी का है तो ये यूट्यूब का है। ये यूट्यूब घंटे कर रहा है, उनकी कमाई हो रही है, आपको लग रहा है कि वो मैं फ्री पढ़ा रहा है, नहीं पढ़ा रहा भाई। एक तो बैच आता है उसमें बोलता है कि आप इस बैच को पढ़ लो, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, और वही बैच महीने 1.5 महीने वो फटाफट आपसे पूरा करा देते हैं, फिर बोलते हैं अगर ये बैच नहीं पढ़ोगे तो वो बैच आपका अधूरा। तो यार इन यूट्यूबरों से प्लीज सावधान रहो। 1-1 घंटा अगर आपको डेली पढ़ा रहा है तो उससे तो
बिल्कुल साहब, मैं कहूँगा 1 महीने में ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे का अगर आपको करंट अफेयर पढ़े तो वो आपको कोई ऐसा टीचर हो तो उससे पढ़ाई करें। मैं आपको नया बताऊंगा कि भाई आपको कौन से चैनल से पढ़ना चाहिए, मैं आपको ईमानदारी से बताऊंगा, मेरा कोई लेना देना नहीं, करंट अफेयर का आपको ईमानदारी से बताएंगे, ठीक है। चलो अब यहाँ तक बातें हो गई, अब अपने कुछ चीज़ें डिस्कस करते हैं कि हमने क्या रणनीति अपनाई है कि हमारे भी बच्चे ऑफलाइन में आ रहे हैं, ऑनलाइन में आ रहे हैं, क्या क्या करना चाहिए। मेरे हिसाब से मैं आपको एक मध्यम मार्ग बताऊंगा कि आपको भाई स्टडी तो डेली खुद को सेल्फ स्टडी ईमानदारी से 4 घंटे करनी चाहिए। कितने घंटे करनी चाहिए? 4 घंटे आपको डेली पढ़ना चाहिए ईमानदारी से। अब ये ईमानदारी मैंने सब जोड़ा, इसमें आपका मोबाइल बंद होना चाहिए। ये जो आपका मोबाइल है, मोबाइल आपका बंद होना चाहिए कंप्लीटली। इस 4 घंटे मोबाइल बंद होना चाहिए, कोई आपके आसपास भी नहीं भटके, बिल्कुल शांत माहौल में एकदम पढ़ना है, ठीक है। तो ये 4 घंटे पहली बात पढ़ना है। बुक्स की बात करें, जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, बुक्स की बात करें तो लुसेंट को ले आए और उसको एक एक पेज डेली, एक एक पेज सलटाना शुरू करें, डेली एक एक 2-2 पेज पढ़ते रहे। भगवान पे भरोसा रखें, अच्छे कर्म करें, भगवान करेगा आपका सिलेक्शन पक्का होगा। नहीं हो तो मेरे पास आना, मेरी ये स्टडी प्लान पढ़ना। मैथ रीजनिंग की बात करें तो आप प्रीवियस ईयर ही पढ़ना, एसएससी के, एसएससी और रेलवे के जो प्रीवियस ईयर आते हैं वही पढ़ना, उसके अलावा कोई बुक मत पढ़ना प्लीज। कोई भी आपको कितना भी अच्छा टीचर हो मत पढ़ना, एसएससी रेलवे के प्रीवियस ईयर के अलावा तो एक अक्षर भी मत पढ़ना। लेकिन मैं कहूंगा कि एसएससी रेलवे के प्रीवियस ईयर भी ज्यादा हो गए, ठीक है ना। एसएससी और रेलवे दोनों के, ऐसे नहीं कि सिर्फ आप रेलवे के प्रीवियस ईयर से काम नहीं चलेगा, ठीक है। जीके का हो गया, करंट अफेयर का मैं आपको जल्दी बताऊंगा। इसके अलावा कोई चीज आपके मन में हो डाउट, वो मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। फॉर्म भरने की बात है तो मैं तो कहूंगा कि जैसे ग्रुप डी में अपना आरआरबी अजमेर आता है, कुछ लड़कों को पता ही नहीं कि सर ग्रुप तो है नहीं। अरे भाई आपने अजमेर में भर दिया तो अजमेर ग्रुप डी में आता है, ठीक है। तो अजमेर में भरोगे, बाकी ज्यादा कोई फर्क है नहीं, मेरिट में 3-3, 4-4 नंबर के। अच्छा, इसमें आपको मैं बताऊं कि किस किस पोर्शन में कितने कितने नंबर लाए जा सकते हैं, अपने हिसाब से आप तैयारी करो, अगर डेली इतनी करो तो, ठीक है। तो आपको कैसे कितने नंबर ला सकते हो भाई? जो गणित के 35 आते हैं ना, मैं कहूंगा कि गणित में अगर आप ढंग की जगह सही जगह पढ़ रहे हो, सही आपने कंटेंट पढ़ा है, तो ये 35 में से 1-2 गलत हो जाए तो अलग बात है, 33 क्वेश्चन कोई दुनिया की ताकत आपको टाल नहीं सकती। रीजनिंग की बात करें 35 आते हैं, रीजनिंग में आपको 2-3 क्वेश्चन छोड़ने पड़ सकते हैं, 32 प्लस क्वेश्चन रीजनिंग में भी आप सही कर लोगे। यानी कि इन दोनों को मिलाया जाए तो 65 क्वेश्चन आपके हो गए भाई। 65 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग में हो गए आपके, और जब 65 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग में होंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। मैथ रीजनिंग में 65 क्वेश्चन होंगे क्योंकि ये चैप्टर कम है और हर चैप्टर से 2-3 क्वेश्चन आएंगे। अब जीके की बात करें, जीके में अपन बात करें तो जीके में 50 में से कम नंबर आए ना, कम से कम अपने हिसाब से तो 35 आएंगे, मेरे हिसाब से जो तैयारी करेगा उसके 35 आएंगे, ठीक है। मैं समय समय पर आपको चीजें बताता रहूंगा, जो भी अपडेट होगी मेरे मन में आपको बताता रहूंगा। मैं ईमानदारी से कहता हूं कि मैं कभी भी 2-3 घंटे से ज्यादा नहीं पढ़ा, मुझे 2-3 घंटे से ज्यादा टाइम नहीं मिलता था और मेरा सिलेक्शन हुआ। और मेरा सिलेक्शन क्या हुआ मैं आपको बता दूं कि हमारा वो पेपर था बहुत टफ था, 120 क्वेश्चन आए थे, 120 में से मेरे 96 पॉइंट कुछ नंबर है, 120 में से 96 पॉइंट कुछ नंबर है, ठीक है। और हमारी मेरिट गई थी, अजमेर की सबसे ज्यादा गई थी, वो गई थी 90 पॉइंट कुछ, ठीक है। तो अपने आराम से सिलेक्शन हो गया था, कोई दिक्कत नहीं। और मैं 2-3 घंटे ही पढ़ता था, और लोग मैंने देखा है 10-10 घंटे पढ़ते हैं, वो मैंने बताया लाइब्रेरी में पढ़ने नहीं जाते, हाथाई करने जाते हैं। तो प्लीज सावधान हो जाना और अपने रूम में बैठ जाओ, 4 महीने दुनिया से थोड़ा सा दूर हो जाओ, मोबाइल को थोड़ा बंद कर दो, सोशल मीडिया को बंद कर दो और अच्छे लोगों को फॉलो करो। मैं ये नहीं कहता हूँ कि YouTube पे पढ़ाने वाले सब कर, YouTube पढ़ाने वाले वास्तव में बहुत भले इंसान भी है, मैंने देखा कई टीचर बहुत अच्छे से पढ़ाते, तो प्लीज उनको फॉलो करो जो अच्छे से पढ़ा रहे, जो फालतू में टाइम पास कर रहे हैं उनसे सावधान रहो, ठीक है। तो ये चीजें, अब हम नया बैच शुरू कर रहे हैं। कुछ बच्चे मतलब जो इंक्वायरी इस YouTube के माध्यम से, आपसे माफी चाहूंगा 1-2 मिनट का टाइम बीच में ले लिया, ये ले रहा हूँ। नया बैच हम शुरू कर रहे हैं ऑफलाइन, और हमने एक सोचा है कि यार एक कोई नई शुरुआत करते हैं। कुछ लड़कों में बहुत बड़ी आग होती है, पढ़ने की बड़ी ललक होती है कि गुरुजी कुछ भी दे दो हम आपको पढ़ के देंगे। तो हमने एक सुपर 50 नाम से बैच शुरू कर रहा हूँ 30 अप्रैल से, ठीक है जी। सुपर 50 में ये है कि इसमें जो भी बच्चे हैं डेमो क्लास सारे ले सकते हैं, 2 दिन 3 दिन हम 4 दिन डेमो ले, उसके बाद में जब डेमो के बाद में हम इनका एक छोटा सा एग्जाम लेंगे, ठीक है।
जो उस एग्जाम को पास करेगा उसी लड़कों को मैं सुपर 50 में रखूंगा। सुपर 50 का मतलब है कि इसमें जो भी बच्चा तैयारी करेगा वो मेरे हिसाब से तैयारी करेगा, वो अपने हिसाब से कुछ नहीं करेगा। उसको मोबाइल कितना अलाउ करना है, उसको हमारे यहाँ पर एक स्टडी जोन बना हुआ उसमें पढ़ाई करानी है, ठीक है। स्टडी जोन में एक जो काम आज दिन में पढ़ा, कोचिंग में पढ़ा है, वही चीज दिन में याद करवाई और फिर अपने घर जा मजे कर, ठीक है। तो ये सुपर 50 एक बैच शुरू कर रहे हैं ऑफलाइन, कोई बच्चा पढ़ना चाहता है तो उसका स्वागत है, ठीक है। मैं कोई मेरी चीज का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। और ऑनलाइन एक चीज हम पहला बैच शुरू कर रहे हैं, फ्री कर रहे हैं। और हम ईमानदारी से आपको कहते हैं कि हमें जितनी बुद्धि भगवान ने दी है, हमने जिस तरीके से सफलता पाई है, हमारे पास जो एफर्ट है वो हम ईमानदारी से आपके सामने पेश करेंगे। और इस बैच में भी हम पूरा जी जान लगाएंगे। सारे के सारे सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर हैं। जैसे मैथ में पढ़ाता हूँ, मैथ में मैं पढ़ाऊँगा और LD नाम है मेरा, ठीक है। और रीजनिंग में अपने रमेश जी हैं, आपके कोई जानकार हो तो उनको पूछ लेना कि इनका कैसा पढ़ाना है, या फिर पढ़ाना कैसा भी है अलग बात है, लेकिन इनका जो रिजल्ट है वो सबसे शानदार है हमारी एकेडमी में, ठीक है। इनका सिलेक्शन SSC में भी पहले हुआ और अभी ये रेलवे में सर्विस कर रहे हैं। अभी ये फिलहाल ये भी रेलवे NTPC 2019 की जो वैकेंसी है उनमें इनका सिलेक्शन हुआ है, तो ये हम दोनों तो रेलवे में। तीसरी बात, जीके की बात करें तो जीके में हमारे जो हिस्ट्री पढ़ाते हैं, हिस्ट्री और इकोनॉमी, ये जो पढ़ाते हैं ये राजस्थान में पहले पटवारी लगे, फिर वीडियो लगे, और इस बार की वैकेंसी में उनका RS में सिलेक्शन हुआ और उनका नाम है बलवंत जी, ठीक है। तो बलवंत जी है ना, बलवंत जी सर ये पढ़ाएंगे आपको। ये आपको 3 जगह इनका सिलेक्शन हुआ और सबसे मजेदार बात है कि इनका सेल्फ स्टडी करके सिलेक्शन हुआ, ठीक है। तो ये 2 सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, ठीक है। और पॉलिटी आपको दिनेश जी सर पढ़ाएंगे, ये भी समाज कल्याण विभाग में लगे हुए हैं, ठीक है। तो इनका भी अपना पढ़ाने का बहुत बड़ा लंबा अनुभव है और गवर्नमेंट कर्मचारी। और सबसे लास्ट में अपने ज्योग्राफी और साइंस जो पढ़ाते हैं वो जितेंद्र जी पढ़ाते हैं, तो इनके भी अपना पढ़ाने का तजुर्बा है, ठीक है। तो सारी की सारी मेरी टीम अब आपको डेली कम से कम हम 2 या 3 वीडियो इस पे बैच पे तो नए से चर्चा करेंगे, डेली डालूंगा मैं 2-3 वीडियो डेली डालूंगा। और ऑफलाइन डालेंगे हम, मतलब लाइव क्लास नहीं दे पाएंगे, हम रिकॉर्डेड क्लास आपको देंगे डेली 2-3, और आपको डेली 3 क्लासेस जरूर मिलेगी। अब टाइम भी मैं कल बता दूंगा, 2-3 दिन में ही हम पहले शुरुआत कर देंगे। पहले घोषणा की थी लेकिन कोई काम हो गए, कुछ कारण हो गए जिस वजह से हमने बैच अनाउंसमेंट नहीं कर पाई। अब हम डेली से डाल देंगे, 2-3 दिन से शुरुआत करेंगे। और भी आपको कोई जानकारी चाहिए तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। और अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और आगे तक इस छोटे से भाई की बात पहुंचाना। और हम बीकानेर में पढ़ा रहे हैं, और जिनको नहीं पता है उनको बता दें कि ऑफलाइन बैच में हमारी फीस नाम मात्र की है। आप बीकानेर में पता करना, उसकी हमारी फीस 1/4 भाग है, मतलब चौथा हिस्सा हमारी फीस है, ठीक है। नमस्कार, गुड नाइट।